आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं एक नई शख्सियत के साथ। हमारे साथ हैं प्रदीप त्रिपाठी जी, जिनके बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप में बताते हैं, बाकी हम उनसे पूछेंगे, उनके बारे में वो खुद ही बताएंगे। गोरखपुर का एक छोटा सा कस्बा है खजनी में, वहां से ये ताल्लुक रखते हैं। एजुकेशन के लाइन में एक नाम रोशन किया हुआ है और खजनी जैसे कस्बे के अंदर इंटर कॉलेज चलाते हैं। इंटर कॉलेज का प्रबंधन इनके हाथों में है। अब अपनी जिंदगी का दूसरी पारी ये शुरू करने वाले हैं राजनीति के अंदर आने की, और बिहार से ये अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। हम जानेंगे किस पार्टी से लड़ना है, किस विधानसभा से लड़ना है, क्या एम लेकर के लड़ रहे हैं, ये सब हम इनसे जानेंगे डिटेल में। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशनिस्ट अब पॉलिटिशियन होने जा रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यूसुफ जी आपको। आप हमारे पास आए और इन विषय पे चर्चा के लिए। तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम बेसिकली गोपालगंज से ही बिलोंग करते हैं। 2-3 पीढ़ी पहले हम लोग माइग्रेट होकर के यहाँ चले आए थे और गोरखपुर का छोटा सा कस्बा है खजनी, जहाँ पे हम लोगों का सेटअप था। तो हमारे बाबा के टाइम से ही हम लोग वहाँ पे रहते थे और हमारी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में ही हुई। हमने बीएससी करने के बाद फिर हम लखनऊ चले गए और वहाँ मास्टर्स डिग्री करने के लिए मैथमेटिक्स से, और फिर एमबीए करने हम गाजियाबाद चले गए। हमारी पढ़ाई पूरा होने के बाद हमें कॉर्पोरेट में जॉब मिली तुरंत। वहाँ पे पहले आईसीआईसीआई कैपिटल गए और फिर उसी समय इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही थी, तो अलियांज म्यूनिच की जो कंपनी है वो इंडिया में आई थी बजाज के साथ। तो हमने वहाँ पे एज ए सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया था। 1 साल के अंदर मैं उस कंपनी का असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बना और अथक मेहनत के साथ फिर मैं 3 साल के अंदर उस कंपनी का ब्रांच मैनेजर बना। फिर उसके बाद मुझे एचडीएफसी से ऑफर मिला, एचडीएफसी चला गया मैं। एचडीएफसी में 4 साल नौकरी करने के बाद मुझे आदित्य बिरला कैपिटल से ऑफर मिला और 11 साल मैं आदित्य बिरला कैपिटल में रहा। और इस दौरान हमारे जीवन का जो जितनी भी सफलता मुझे मिली उस 11 साल में मिली और मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पे गया। उस दौरान मैं काफी विदेश में या विदेशों की यात्रा किया, तमाम प्रोजेक्ट्स बाहर करके आया मैं, और पढ़ाई का और मौका आदित्य बिरला कैपिटल ने हमको दिया। और आदित्य बिरला कैपिटल ने जॉब के दौरान हमें आईआईएम भेजा एक बार एमडीपी करने के लिए। एमडीपी करने के बाद फिर ऑक्सफोर्ड की फैकल्टी आई इंडिया में, उसका भी एक एलडीडीपी का प्रोग्राम होता है जो बिरला जी ने स्पॉन्सर किया और मैं वो भी करके आया। तो इस दौरान जो है मेरा करियर काफी अच्छा चला और 2020 में जब हमारे करियर काफी स्टेब्लिश हो गया तो हमने सोचा कि मैं जॉब के अलावा कुछ समाज के लिए करूं, क्योंकि मैं देश विदेश गया, तमाम शिक्षा को देखा और तमाम लोगों का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखा और अपने यहाँ देखा काफी अंतर था। तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊं, एजुकेशन में कुछ कर पाऊं। इसीलिए मैंने फिर आदित्य बिरला कैपिटल को इस्तीफा दे दिया 2020 के अंदर। फिर मैं गोरखपुर आ गया, क्योंकि गोरखपुर में ही हम लोग रहते थे, यहीं से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो हमने एक विद्यालय की स्थापना की खजनी में, जो कि आज इंटर लेवल तक है, 10+2 लेवल तक। 2020 में ये वो दौर है कोरोना का दौर है। स्कूल तो 2 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस दौरान फिर कोरोना आ गया। फिर मैंने उसको काफी मेहनत करके बढ़ाया और उसमें कम फीस लेकर के गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। और वो स्कूल इस समय अपने क्षेत्र का एक नामी स्कूल है और तमाम बच्चों को हम उसमें पढ़ाने का प्रयास करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। तमाम ऐसे बच्चे आज भी पढ़ते हैं जो कोरोना के टाइम में इफेक्ट हुए थे उसमें। जैसे कोरोना में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, वो बच्चे आज भी हमारे स्कूल में हैं। हम उनकी शिक्षा दीक्षा मुफ्त में करते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र से यहीं से जुड़ा मैं, तमाम एनजीओ से जुड़े उसके बाद से, और तमाम चीजें जो सामाजिक होती करते रहे। इसी दौरान बिहार में एक नई हलचल हुई। प्रशांत किशोर, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है, इनको पूरा देश जानता है, एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जानता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के भी साथ काम किया और तमाम मुख्यमंत्री के साथ काम किया और उनको जिताने का भी काम किया। तो वो प्रशांत किशोर बिहार से हैं। उन्होंने 3 साल पहले बीड़ा उठाया कि हम तो अपने लिए तो बहुत कुछ कर चुके हैं, नाम पैसा सब कुछ है, विधायक सांसद बनना उनके लिए कोई छोटी सी बात थी। उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि नहीं, हम बिहार को बदलेंगे, क्योंकि बिहार आज भी सबसे गरीब प्रदेश में आता है पूरे देश में। आज भी बिहार 28वें रैंक पे है गरीबी के हंगर इंडेक्स में। देखेंगे बिहार का 70% जनता आज भी 100 रुपया नहीं कमा पाती है।
ये डर प्रशांत किशोर जी के मन में था। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपना सारा कुछ लगा करके बिहार में पदयात्रा शुरू किया। 2 साल तक वो पदयात्रा करते रहे। करीब करीब 533 गांव में वो गए, लोगों को संगठित किया, जोड़ा और एक पार्टी की स्थापना की करीब करीब 1 करोड़ लोगों के साथ, जिसका नाम है जन स्वराज। जन स्वराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। वो ये पार्टी प्रशांत किशोर जी ने ये कहा कि मैं इसका सूत्रधार हूं और ये पार्टी जनता की पार्टी है। ये पार्टी अभी 6-7 महीने पहले ही वजूद में आई है और बिहार के अंदर आज की स्थिति में बच्चे बच्चे की जुबान पर जन स्वराज का नाम है। ये प्रशांत जी की अथक परिश्रम के बाद, 3 साल घूमने के बाद आज पार्टी का एक स्वरूप जो बिहार में दिख रहा है, एक तीसरी ताकत के रूप में जन स्वराज बिहार में उभर रही है और आने वाले इलेक्शन में कुछ अप्रत्याशित सफलता इस पार्टी को मिलने वाली है, ऐसा दिख रहा है। ऐसा चुनाव के जो विश्लेषक हैं वो भी बता रहे हैं। हम अगर 2014 की बात करते हैं जी, तो बीजेपी फ्रंट पर आती है, जिसका पूरा मैनेजमेंट प्रशांत किशोर और पीके के पास था। बिल्कुल। और एक प्रचंड बहुमत से बीजेपी सत्ता में आती है। बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस के साथ टाइअप हुआ, मगर वो सफलता मिलती हुई दिखी नहीं स्टेट्स के अंदर। सेंटर में तो सफलता पा गया, लेकिन स्टेट में दिखी नहीं। उसके बाद बिहार की बात करें तो जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके, लेकिन बहुत कुछ खास जेडीयू के साथ हुआ था वो नजर नहीं आया। तो क्या स्टेट्स के अंदर प्रशांत किशोर का जादू चलेगा? नहीं, आपको मैं करेक्ट करना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रशांत किशोर जी थे तो भाजपा को अप्रत्याशित सफलता मिली और मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के। उसके बाद इन्होंने कई लोगों के साथ काम किया और इनकी सफलता का रेशियो करीब करीब 100% रहा है। नीतीश कुमार को महागठबंधन बनाने वाले 2015 में, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं थे, महागठबंधन जेडीयू और आरजेडी का बनाने वाले प्रशांत किशोर थे और इनके ही कंधा लगाने के बाद जो सफलता जेडीयू और आरजेडी को मिली थी 2015 में, उसमें प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा हाथ था। ममता बनर्जी के चुनाव में, जब काफी कठिन चुनाव था, प्रशांत जी के द्वारा कंधा लगाने के बाद ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में अप्रत्याशित सफलता मिली। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताने वाले थे। अरविंद केजरीवाल के साथ भी काम किया इन्होंने, कुछ टाइम उनकी पार्टी जीती वहां पे। उसके बाद साउथ में भी इन्होंने काम किया। जहां जहां काम किया इन्होंने, इनको सफलता मिली। एक असफलता जरूर रही यूपी के अंदर, जब कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था तो शायद सफलता कम मिली थी। बाकी इन्होंने जिसके साथ भी काम किया, जिसकी भी रणनीति बनाई, वो पार्टी सफल हुई। आज करीब करीब 10 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनमें प्रशांत किशोर जी का, जिनके बनने में उनका हाथ है। तो आप जन स्वराज के साथ आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? कहां से लड़ने की उम्मीद है? गोपालगंज जो हमारा जिला था, जो हमारा नेटिव प्लेस रहा है, तो हम वहीं से लड़ना चाहेंगे। अगर जनता चाहेगी और पार्टी चाहेगी तो हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग वहां पे तैयारी कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और गोपालगंज एक ऐसा जिला है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अब अंतर साफ दिखता है। 3 मुख्यमंत्री गोपालगंज में हुए, लालू यादव, राबड़ी देवी, उसके पहले गफूर साहब। 3 मुख्यमंत्री के बाद भी गोपालगंज जिले में कोई, आपको जाएंगे तो विकास नहीं दिखेगा। और हम गोरखपुर, जहां पे हमारा कर्मभूमि रही है, एक मुख्यमंत्री आकर के पूरे गोरखपुर को बदल दिया। यही अंतर मैं वहां समझाने का प्रयास करता हूं। अगर इच्छा शक्ति होगी तो ये सब कुछ बदला जा सकता है। वहां पे जो पार्टियां रही हैं पिछले 30-35 सालों से, वो सिर्फ वोट बैंक के रूप में लोगों का इस्तेमाल करती रही। विकास के भविष्य के बारे में किसी ने नहीं सोचा, पलायन के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, शिक्षा का जो स्तर है बिहार के अंदर वो कभी सुधरा नहीं। इन्हीं सब चीजों के लिए जो जन स्वराज बोल रहा है, जन स्वराज का संकल्प सिर्फ 5 चीजों के लिए है। वो शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था में आज आप जाइए बिहार के अंदर तो सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है, ऐसा पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जन स्वराज क्या कह रहे हैं? जन स्वराज का कहना यह है कि हम, अगर हमारी सत्ता सरकार आती है तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अंदर भी पढ़ाएंगे और उसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी, जब तक कि हम वहां की शिक्षा को दुरुस्त नहीं कर लेते हैं। अब दुरुस्त करने में एक दिन में तो होगा नहीं, 10 साल लग सकता है, लेकिन तब तक वो बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका सारा खर्चा सरकार देगी। दूसरी बात, जन स्वराज क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि रोजगार पलायन कैसे रोकेंगे। उनका कहना है कि जो भी महिलाएं हैं उनको 1 लाख तक का जो ऋण है वो सरकारी गारंटी पे 4% ब्याज के ऊपर महिलाओं को देंगे। इससे महिलाएं कुछ न कुछ छोटा रोटी रोजगार अपने घर में कर सकेंगी और खुशहाली का एक दौर बिहार में आ सकता है।
तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जो 15 साल से 50 साल के लोग हैं, अब वो तो शिक्षा व्यवस्था उनकी सुधार नहीं सकते, वो तो उनको काम करने के लिए सरकारी फंड उपलब्ध कराएंगे, जिससे छोटे छोटे रोजगार करने के बाद लोग और रियल एस्टेट में जाकर के धक्के न खाएं, बिहारी के रूप में गाली न खाएं और अपने ही प्रदेश में रह के कुछ काम कर सके। चौथी बात क्या कह रहे हैं प्रशांत जी, कह रहे हैं जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं अब वो तो कुछ कर नहीं सकते, तो उनको पेंशन के रूप में जो 400 मिलता है उसको हम 2000 करेंगे। अगर 2000 महीना किसी को मिलेगा तो एक सामान्य ठीक ठाक जिंदगी वो जी सकता है। तो प्रदेश में खुशहाली का एक वो भी रास्ता है। और लास्ट बात ये कह रहे हैं किसानों के लिए कि मनरेगा को, जो मनरेगा मजदूर होते हैं उनको हम किसानी से जोड़ देंगे, तो किसानों को मुफ्त में मजदूर मिलेगा और वो अच्छा काम करके अच्छी फसल का दाम ले सकेंगे, तो किसानों के अंदर भी खुशहाली आएगी। ये 5 चीजें प्रशांत जी बोल रहे हैं, अगर जन स्वराज की सरकार बनती है हम ये 5 चीजें करेंगे। मतलब ये कि मैनिफेस्टो पहले से तैयार है। बिल्कुल, ये तो शुरू से बता रहे हैं, हम ये 5 चीजें करेंगे, ये 5 चीजें सरकार बनती है तो 100% मान लीजिए ये चीज होने वाला है वहां पे। प्रदीप त्रिपाठी गोपालगंज जीतते हैं, क्या बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा? मैंने आपको बताया ना कि मैं गोपालगंज को पहले तो एक शिक्षा के रूप, अच्छे शिक्षा क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहता हूं। और मैंने जो अंतर बताया ना कि गोरखपुर भी गोपालगंज की तरह से ही था कुछ दिनों पहले, लेकिन आज जो विकास दिखता है यहाँ पे और वहां पे विकास नहीं दिखता है, उसी तरह का विकास हम चाहेंगे। गोपालगंज को उसी तर्ज पे डेवलप किया जाए। गोपालगंज एक ऐसी धरती है जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। आज भी बड़े बड़े स्टार, पंकज त्रिपाठी का नाम सुने, इस समय काफी स्टार वो भी गोपालगंज से हैं। मिर्जापुर नहीं, उनका कुछ गोपालगंज से ही नाता है उनका। कालीन भैया मिर्जापुर के कैरेक्टर की बात है। हाँ, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। वो पंकज त्रिपाठी वहीं के हैं। कालीन भैया, हाँ कालीन भैया, वही पंकज त्रिपाठी जो आज इस समय उनका मतलब बॉलीवुड में एक अच्छा नाम है और अच्छी शोहरत है, और वहां के लोग बड़े अच्छे हैं गोपालगंज के। तो सवाल यह है कि अगर आपकी जन स्वराज पार्टी सत्ता में आती है तब तो आप ये डेवलपमेंट कर पाएंगे, अगर नहीं आती है सत्ता में और प्रदीप त्रिपाठी जीत जाते हैं तब क्या होगा? वही बात है, अगर हम जीतते हैं या नहीं भी जीतते हैं, जो भी सिचुएशन बनेगी, हम गोपालगंज के डेवलपमेंट तरक्की में पूरा प्रयास करेंगे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष मेरा फोकस रहेगा कि शिक्षा का क्षेत्र में गोपालगंज को विकसित किया जाए, सड़कें, टूटी नालियां, इनको बनाने का प्रयास किया जाए। और अगर हमारी सत्ता नहीं रहती है तो भी जितना अथक प्रयास होगा वहां के लोगों को विकसित करने में, हम उसको करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता के साथ रह करके और जनता की बातों को उठाने का काम करेंगे। एक उम्मीदवार आप हैं, अभी तो शायद टिकट फाइनल नहीं है, नहीं, चांसेस है कि फाइनल हो जाएगा। कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं आप गोपालगंज से इस वक्त, कितना समय दे पा रहे हैं, वहां के लोगों से कितना इंटरेक्शन कर पा रहे हैं? पूरा समय मेरा गोपालगंज के लोगों के साथ ही बीत रहा है और साथ में रह करके ही जनता की भावनाओं को आप समझ सकते हैं। और ये जनता चाहेगी तो जनता के साथ मिलकर के गोपालगंज की चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद जनता के साथ मिलकर के गोपालगंज की डेवलपमेंट करने का प्रयास है। और मैं गोपालगंज में ही रह रहा हूं और गोपालगंज में ही रहूंगा। क्या मुख्य चुनौतियां हैं इस चुनाव में? देखिए, चुनौती तो हर चुनाव में होती है और इस चुनाव में भी है। पहले से 30-35 सालों तक एक सत्ता का वर्चस्व वहां रहा है। 15 साल लालू यादव की सरकार रही है, इसको लोग जंगल राज के रूप में याद करते हैं। 19-20 सालों में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार वहां रही है और नीतीश कुमार कभी लालटेन में चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। तो एक 30-35 सालों का जो दौर रहा है, पहले जंगल राज था लोगों का, अभी प्रशासन का जंगल राज बिहार के अंदर है। इसकी वजह से बिहार में कोई तरक्की दिखती नहीं है। हाँ, आपको रोड और बिजली, 2 चीजों का जरूर वहां पे पहले से डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन नीतीश जी को तो सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। देखिए, नीतीश जी का जो पहला 5 साल का कार्यकाल था वो जरूर बहुत अच्छा था, उसमें बिहार में डेवलपमेंट हुआ। वो क्राइम जो बिहार में था उन्होंने रोका। लेकिन उसके बाद का जो कार्यकाल है, नीतीश जी सिर्फ सरकार बचाने के लिए अपने आप को लगाए रहे। कभी लालटेन पकड़ लेते हैं मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए और कभी कमल पे जाके बैठ जाते हैं। तो उनका पूरा दिमाग अपनी सरकार बनाने और बचाने में लगा रहता है। जो विकास उस 5 सालों के बाद जो विकास की धारा बही थी वो कहीं ना कहीं ठप हो गई। अभी नीतीश जी का कई स्टेटमेंट आया है जो बड़ा विवादास्पद रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं और ऐसा हम लोग नहीं कह रहे हैं। ये नीतीश जी के, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, अब नहीं है, सुशील मोदी जी, सबसे पहले ये मुद्दा उन्होंने उठाया था कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है।
अब ये तो नीतीश जी को जस्टिफाई करना चाहिए, उनको आके बोलना चाहिए, या मेडिकल रिपोर्ट कुछ ऐसी आए कि मालूम चले। आप देख रहे होंगे बहुत सारे इवेंट में नीतीश जी किस किस तरह की हरकतें करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी राष्ट्रगान में ही कुछ हरकतें उनकी दिखती हैं। तो अगर मानसिक हालत ठीक नहीं है तो सत्ता में उनको रहने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं अभी, और इस चीज पे क्लेरिफिकेशन ना तो भारतीय जनता पार्टी देती है और ना जेडीयू देती है। अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उसे यही कहना चाहूंगा, इस बारी आप जो भी वोट करेंगे अपने बच्चों के नाम पे वोट करिएगा, अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट करिए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, और पढ़ाई के बाद पलायन की जो समस्या है, जो आपके बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, वो समस्या दूर होगी, और अब रोजगार आपका आपके घर में मिलेगा, आपके बच्चे और आप साथ रह सकेंगे। ये पहली बार ऐसा होगा कि वहां की जनता भी तैयार है कि हम अपने बच्चों के नाम पे ही वोट करेंगे। हम लोग कहते हैं ना, लालू यादव की शिकायत करते हैं, लेकिन लालू यादव से अच्छा बाप कहां आपको मिलेगा। लालू यादव अपनी 9वीं फेल तेजस्वी यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप सब कुछ करने को तैयार है, और जनता जो है अगर अपने बच्चों के नाम पे वोट नहीं देगी तो किसके नाम पे वोट देगी। जनता को लालू जी से सीखना चाहिए, और इस बारी का चुनाव पलायन और शिक्षा के मुद्दे पे होगा, और जनता इसके लिए तैयार है। तो प्रदीप जी का साफ कहना था कि इस बार का जो चुनाव बिहार का है वो पलायन और शिक्षा के नाम पर होगा, और उम्मीद है, जैसा कि इनका विश्वास है, इनका यह कहना है कि हम अगर लीडिंग नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हम होंगे ही होंगे। विकास के भी मुद्दे पर बात हुए, इन्होंने कहा कि चाहे हम जीतते हैं या हारते हैं, हम सत्ता में आते हैं या विपक्ष में होते हैं, हम गोपालगंज के लिए हमेशा तरक्की चाहेंगे, और जिस तरह से गोरखपुर का डेवलपमेंट हुआ है उस तरह से गोपालगंज का भी डेवलपमेंट होंगे। हालांकि वहां पर 3-3 मुख्यमंत्री हुए, जैसा इनका दावा है कि 3-3 मुख्यमंत्री वहां से हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जबकि गोरखपुर के अंदर 1 या 2 मुख्यमंत्री है, उसने पूरा काया पलट रखा है। इस प्रेरणा को लेकर करके ये गोपालगंज से ताल ठोक रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में इनको सफलता मिलेगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस कल बैठता है। फिर हम एक नई शख्सियत के साथ आपके से रूबरू होंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। मैं मोहम्मद यूसुफ,